ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ हैं वसअतुल्लाह ख़ान। पाकिस्तान में हम अपने सियासतदानों को अक्सर खरी खरी सुनाते हैं, उन्हें कोसते रहते हैं। हमारी तनकीद जायज़ भी होती है क्योंकि हमें लगता है कि वो बार बार हमें लेट डाउन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सियासत करना कोई मजाक नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसमें मुश्किलात आती हैं, इसमें इम्तिहानात आते हैं। कौन कितना प्रेशर ले सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, ये भी देखना पड़ता है। मुज़ाहमत करना, ललकारना, गरजना, बरसना, उकसाना आसान होता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो पता चलता है कि कौन खड़ा रहता है, कौन निकल लेता है पतली गली से। आजकल जो हम मुल्क में हालात देख रहे हैं, पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, जो क्रैकडाउन है, जो पकड़ धकड़ है, जो विलिफिकेशन कैंपेन है, जो टीवी पर एड्स चल रहे हैं, जो इश्तिहारबाजी है, उसका बयानिया एक ही है कि हमारे सारे मसाइल का जड़ ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमने ये देखा है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हमारे मुल्क में ये बार बार होता रहा है। मैं यहाँ पे कोई हिस्ट्री लेसन नहीं देना चाह रहा, लेकिन ज़रा सा सिर्फ रेफरेंस के लिए उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि ये नई तारीख़ रकम हो रही है, थोड़ा सा क्रॉस रेफरेंस जो है वो ज़रूरी है। अपने लाइफ टाइम में हमने ये देखा है कि पहली बार जब ये हुआ तो पीपल्स पार्टी के साथ जनरल ज़िया के दौर में क्या हुआ, उस वक्त जो क्रैकडाउन था वो इससे कहीं ज़्यादा बुरा था। उस वक्त जो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप थी वो इधर उधर हो गई थी। कुछ ने ख़ुद को घरों पर हाउस अरेस्ट करवा लिया था ताकि हमें बाहर ना निकलना पड़े। उस वक्त भी हमने देखा कि पार्टी का एक केडर था, जो नौजवान थे, जो तलबा थे, जो मुज़ाहमत करते रहे, गिरफ्तारियाँ देते रहे, जेलों में सड़ते रहे, कुछ फांसी भी चढ़ गए। इसके बाद हमने दूसरा जो दौर देखा 90s में, वो था 90s के बाद जब मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी पर जनरल मुशर्रफ का अताब आया। उनकी पार्टी जो है वो रातों रात नून लीग से काफ लीग बन गई। ख़ुद शरीफ ख़ानदान जो है वो एक डील के तहत मुल्क से बाहर चला गया। मुझे आज भी याद है, वो सब आपको भी याद होगा कि उन दिनों में जब हम रिपोर्टिंग करते थे तो एक थे मुल्तान के अपने जावेद हाशमी जो पाबंद सलासल थे, और दूसरा इस पूरे पाकिस्तान में उस नवाज शरीफ साहब के जो 2/3 अक्सरियत वाले थे, हैवी मैंडेट के साबिक वज़ीर आज़म थे। पूरे पाकिस्तान में एक बंदा होता था, सिद्दीकुल फारूक, जो उनका तर्जुमान होता था, जो उनके बिहाफ पे बोलता था। बाकी सब जो है वो चुप हो गए थे। जब ये सूरत हाल आती है तो आपको लगता है कि पार्टी ख़त्म हो गई, मिट गई, ख़त्म हो गई। लेकिन हमने देखा कि जिन पार्टियों की आवाम में जड़ें होती हैं उन पर अताब आता है, वो फिर वापस पलट के आती हैं, हालात बदलते हैं। इस वक्त हमें जिस सिचुएशन का सामना है, हमें ये देखना है कि पीटीआई पर जो अताब है उसकी वाकई आवाम में जड़ें हैं, इसके लीडर जो हैं वो कितना खड़े रहते हैं और कितना गिरते जाते हैं। पिछले 2 हफ्तों के दौरान, 9 मई को 2 हफ्ते हो गए हैं, हमने देखा है कि कोई 2 दर्जन से ज़ायद पीटीआई के जो नुमायाँ शख्सियात हैं, लीडरान हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकते जा रहे हैं। आज उनमें 2 और अफराद का इजाफ़ा हो गया, जिनमें शीरी मज़ारी साहिबा, फयाज़ चौहान साहब शामिल हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी, तो बच्चों की वजह से, अपनी वालदा की वजह से, और ज़ाहिर है अपनी सेहत की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इन 12 दिनों में। पिछले 1 साल में मैं पार्टी के अंदर खुले लाइन था। मैंने इमरान खान साहब को बड़े दर्द दिल से एक बात समझाई कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैरोकार हैं, हमारी पार्टी और आप, ये अदम तशद्दुद की पॉलिसी छोड़ दें। सियासत के अंदर एक्सट्रीमिज़म और इंतहा पसंदी हमें नहीं लानी चाहिए। रियासत से टकराना या अदारों से टकराना सियासतदान का काम नहीं होता। पार्टियां ज्वाइन करना, सियासत करना और फिर छोड़ने का फ़ैसला करना, ये हर इंसान को आज़ादी है। अपनी मजबूरियां उनको ज़्यादा पता होती हैं। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं, एक दबाव का पूरा एक माहौल है। ये जो आज जो जिन 2 शख्सियात ने पार्टी छोड़ी है, उनका बहुत ब्रीफली हमें सिर्फ रिकॉल करना चाहिए कि ये कौन है। चौहान साहब के बारे में आप सब जानते हैं। थोड़ा सा मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि इनका जो सियासत की शुरुआत है वो जमात इस्लामी से हुई। फिर ये एमएमए का हिस्सा थे। 2002 में इन्होंने पहले एमपीए का इलेक्शन जीता पिंडी से, उसके बाद ये काफ लीग में चले गए, उसके बाद ये पीटीआई में आ गए। और पीटीआई में हमने देखा कि जब ये बुज़दार साहब के तर्जुमान थे तो ये किस किस्म की गुफ्तगू करते थे, कितना गालम गलोच होता था, बदतहज़ीबी होती थी, हमारी सियासत को
को जो टॉक्सिक किया उसमें चौहान साहब का नाम नुमायाँ होता है। इसी वजह से जब वो ख़वातीन की तज़हीक करते थे, जब वो अक़लियती बरादरी की तज़हीक करते थे, तो मजबूर होकर उन्हें वज़ारत इत्तलात और सकाफ़त से हटाना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा चंद महीनों के अंदर उनको वापस काबीना में लिया गया और एक दूसरी वजारत सौंप दी गई। शीरी मज़ारी साहिबा की बात करें तो ज़ाहिर है कि वो एक डिफरेंट लीग में हैं, क्योंकि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट थी। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया हुआ था। इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक है द इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसकी वो डायरेक्टर जनरल थी। वो लिखती थी, वो पढ़ती रहती थी। 2008 में उन्होंने PTI ज्वाइन की और उन्हें जल्द ही इमरान खान साहब ने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लगा दिया। लेकिन ये शायद काफ़ी लोग भूल भी गए हों कि उन्होंने 2012 में बाज़ इख्तलाफात की वजह से PTI छोड़ दी थी और फिर वापस उन्होंने ज्वाइन की 2013 में। वो 2 दफ़ा MNA रहीं PTI की, रिज़र्व सीट पे आईं और पार्लियामेंट में जो उनकी कारकर्दगी थी वो भी हमने देखी। जब वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी उस वक्त भी हमने देखा कि जो उनसे तवक्कुआत थी वो बहुत लोगों की पूरी नहीं हुई। बाज़ औक़ात जो अब्यूज़ होते रहे खान साहब के दौर में वो उसको खुलेआम डिफेंड करती रहीं। बहरहाल आज उन्होंने कहा कि फैमिली रीजंस की वजह से, बच्चों की वजह से, वालिदैन की वजह से वो सियासत से अलग हो रही हैं। ये बिल्कुल लगता है कि वो जिन हालात से गुजरी हैं पिछले 10-12 दिन में कि वो प्रेशर झेलना वो हर एक के बस की बात नहीं। अर्ज़ करता हूँ अगर नॉर्मल हालात होते तो आज की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी कि डॉलर ने फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। पाकिस्तानी रुपए 308 रुपए का एक डॉलर ओपन मार्केट में आज बिका है। और अगर नॉर्मल हालात होते तो ये खबर भी लीड होती कि हंगू में पहली बार 2 गैस फील्ड्स पे जो शिद्दत पसंद हैं, लगभग 50 मुसल्लह शिद्दत पसंद, उन्होंने हमला किया और सिक्योरिटी के 6 अरकान जो हैं वो शहीद हो गए। 4 FC के लोग थे और एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के थे। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त डॉलर अगर 400 भी क्रॉस कर जाए तो शायद वो खबर ना बने, इसलिए कि सारा फोकस हमारा मीडिया का अनफॉर्चुनेटली उस तरफ है, इस्लामाबाद की तरफ, लाहौर की तरफ। टेक्निक जो है इस दफ़ा, पहले तो ये होता था ना कि जी आपने बंद कर दिया और टॉर्चर वॉर्चर किया और जो भी करना था और उसके बाद जो है वफादारी तब्दील करा ली। अब ज़ाहिर है 21वीं सदी है, अच्छा नहीं लगता। तो अब मुझे लगता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी टेक्निक ये है कि एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में आपको पता है स्पिनर होता है जी। तो आप बंदे को स्पिनर में डाल के और उसे बार घुमाएं, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा वो खुद ही धुल-धुला के बाहर ड्राई क्लीन हो जाएगा। ये एक वॉशिंग मशीन टेक्निक इस्तेमाल की। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज़म स्वाति से लेके और शीरी मज़ारी तक ये वॉशिंग मशीन तब से काम कर रही है। मसलन शीरी मज़ारी को 5 बार हिरासत में लिया गया पिछले 2 हफ्ते में, 5 बार उनकी ज़मानत हुई और आज जो है जब उनकी ज़मानत हो गई, अच्छा चार्ज क्या था खारिया में, कि खारिया में उन्होंने 9 मई को इंस्टिगेट किया PTI के लोगों को स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़। तो जब जज ने ज़मानत ले ली तो जैसे ही वो बाहर निकली तो एक वीगो आई और वो उन्हें ले गई। और उसके बाद आपने देखा कि दोपहर को उन्होंने कहा कि सेहत और फैमिली और ये और वो जो है। और उससे पहले आपकी नज़र से गुजरा होगा आज ही इमरान खान का एक ट्वीट कि शीरी मज़ारी इंतहाई बहादुर औरत हैं और मैंने अब तक जितने लोगों को देखा है उनमें सबसे बहादुर हैं और वो डटी रहेंगी। लेकिन 4 घंटे बाद गेम पलट गई थी। ये खान साहब का ट्वीट बहुत देर से आया, बड़ी शिकायत चल रही थी कि वो अपने लोगों की, रहनुमाओं की कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी बात करते रहते हैं। अच्छा ये है। अच्छा फिर ये है कि अब जो PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, उन्हें भी जो है वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया है। अडियाला जेल से उनकी रिहाई हुई है, उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज ही सुबह उन्होंने बयान हल्फी उनके वकील ने भी जमा कराया था कि वो जो तशद्दुद आमेज़ सरगर्मियाँ हैं उनसे परहेज़ करेंगे। उसके बावजूद उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया। फैयाज़ुल हसन चौहान का आप बता चुके हैं, उनके साथ मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा हुआ होगा। तो ये जो सूरत हाल है, उसके बाद फिर वही आप वाली बात कि अगर आप एक नज़रियाती और पॉलिटिकल पार्टी हैं तो फिर आप जमे रहते हैं। मतलब हम आसिफ जितनी मर्जी गालियां दे लें या नवाज शरीफ को गालियां दे लें, मगर
एक का दौरानिया कोई लगभग 10-12 साल बनता है, एक का 2.5 साल बनता है। बीबी कितना अरसा रही हैं, उससे पहले आपने क्रैकडाउन की, उसकी मैं क्रैकडाउन की बात कर रहा हूँ 71 में जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था, और उससे पहले बलूचिस्तान में तो खैर आदत ही हो गई है हमें कि क्रैकडाउन होते रहते हैं। पहला नवाब नौरोज़ खान और उनके बेटों के साथ जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। मसला ये है कि पीटीआई का जो आम आदमी है उसकी जो मजलूमियत की तारीख है कि उससे पहले कुछ नहीं हुआ, वो पिछले साल अप्रैल 2022 से शुरू होती है। थोड़ा सा एक वक्फा ले लें और उसके बाद फिर हम अपनी तकरीर दिल पजीर यहीं रोकते हैं और एक मेहमान के साथ बात करते हैं। इस वक्त पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि उनके मुखालफिन उस पर खुश हो रहे हैं। अगर वो सियासी मुखालफिन बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व नहीं भी हैं तो वो इसके मजे ले रहे हैं। माजी में वो भी पिट चुके हैं, माजी में वो सब ये दौर देख चुके हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर एक इंस्टीट्यूशन है और एक इंस्टीट्यूशन को बाकायदा डिसमेंटल किया जा रहा है, तो इसके सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे और हमारे मुल्क का जो लॉन्ग टर्म है उस पर क्या असरात होंगे। हमारे साथ अभी प्रोग्राम में हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे, ह्यूमन राइट्स के बड़े एडवोकेट हैं और इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं। आजकल री इमेजिनिंग पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी उनकी बातें सामने आ रही हैं। मुस्तफ़ा साहब, शुक्रिया बहुत बहुत हमें ज्वाइन करने का। मैं एक्चुअली शुरू इससे मैं करना चाह रहा हूँ गुफ्तगू के ये बताएं कि इस वक्त आपके जो फॉर्मर कोलीग्स हैं पार्लियामेंट में, उनके भी हम बयानात देख रहे हैं और ये जो कुछ हो रहा है उसको वो बाकायदा रोबस्टली डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि ये अताब वो खुद झेल चुके हैं चंद साल पहले। क्या कहेंगे आप? इनमें बहुत लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, समझदार भी हैं। इस वक्त क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है ये पलट के वापस दोबारा उनके साथ भी हो सकता है? जी शुक्रिया। हमारी सियासत का अलमिया ही ये है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं उन मुश्किलात को और आजमाइशों को कि जिनसे हम खुद गुजरते हैं, और जब हम उन मुश्किलात और आजमाइशों से गुजर रहे होते हैं तो फिर हम तहैया करते हैं कि हम अगर हुकूमत में आएंगे तो हमारी हुकूमत के अंदर जो तर्ज अमल है वो हम अपने मुखालफीन से एक मुख्तलिफ किस्म का रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जिन चीज़ों को के साथ रवाबित इस्तवार करके हुकूमत हासिल की जाती है, उसके बाद शायद इतनी गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि हंसना भी अपने इख्तियार में नहीं होता और रोना भी अपने इख्तियार में नहीं होता। तो अभी जो मौजूदा हुकूमत की जो मेरे साबका सारे कॉलीग्स हैं, ना हंसना उनके इख्तियार में, ना रोना उनके इख्तियार में, और अल्लाह ना करे, मैं सोच भी नहीं सकता कि तारीख का पहिया घूमे और जो कि तारीखी हकीकत है घूमना है, तो उनको या किसी और को कभी भी इस तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। इस वक्त मुस्तफा साहब, मैं एक छोटा सा सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि देखें, जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वक्त, जो लेट्स से कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 9 मई के वाक़यात पे बहुत ज़्यादा उनका दिल बर्दाश्ता है, वो अफसरदा हैं, वो ये कहेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब इतना कुछ हो जाए तो क्या रियासत कोई एक्शन ना ले, कुछ भी ना करे, फिर आप ही कहते कि जी कितनी ढील दी हुई है, कुछ ना कुछ तो होना था। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 9 मई को जो इंसिडेंट्स हुए, जो हमने अपने सारे टीवी स्क्रीन पर देखे, और उनके लिए जो अल्फाज मीडिया में फिर इस्तेमाल हुए, वो आर्सन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वैंडलिज्म का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और वो थे भी इसी तरह। और जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो हमला किया गया, जो GHQ के ऊपर हमला किया गया, रेडियो पाकिस्तान की जो बिल्डिंग जलाई गई, जो और दीगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, एम्बुलेंसेस तक को डैमेज किया गया, तो ये किसी तरीके से भी जस्टिफाइबल एक्ट तो नहीं है, इसके बारे में तो कोई दो राय ही नहीं है। मैं रजा रब्बानी साहब की मोहतरम की एक स्टेटमेंट देख रहा था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, बहुत ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर लबकुशाई नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल से एंटी टेररिज्म लॉज वो काफी थे ट्राई करने के लिए। ये जो प्रेसिडेंट है, ये अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज को आने वाले वक्त में हॉन्ट करेगा। और इस वक्त जो हमें जिस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए, वो मेरे ख्याल में ये है कि 3 क्राइसिस पाकिस्तान में इस वक्त कन्वर्ज कर रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, दूसरा आपका पॉलिटिकल क्राइसिस है, और तीसरा आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है। अभी इन तीनों क्राइसिस की जो कन्वर्जेंस है वो एक बड़े खौफनाक तरीके से इकट्ठी हो रही है, और मेरे ख्याल से अगले चंद माह के अंदर उसने अपने उस नुक्ते पे पहुंच जाना है
कि जहां पर शायद हमारे लिए बहुत कुछ करने की स्पेस खत्म हो चुकी है। अभी हम सिर्फ जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो डिसमेंटलिंग है उससे ये पॉलिटिकल क्राइसिस सॉल्व हो पाएगा? मेरा ख्याल है नहीं हो पाएगा। ये और जख्मों को गहरा करेगा। और अच्छा, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, इसी से क्यों लेते हुए मैं पूछना चाहता हूँ, एक शेर है मुझे याद आ रहा है कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है जिसने डाली बुरी नजर डाली। इस मुल्क में जो भी पॉपुलर लीडर है वो दरअसल जान का दुश्मन है अपनी। मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मसलन मुजीब आपके जहन में होगा, आपके जहन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो होंगे, आपके जहन में नवाज शरीफ होंगे और अब इमरान खान। तो वो मेरा ख्याल है पॉपुलर नहीं होना चाहिए किसी को। खान साहब, गुजारिश ये कि हम 75 साल तो हो गए और इन 75 सालों में जिस तरह कहा जाता है कि आप अपने माशरे की सबसे बड़ी प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करते हैं, और हमारे जितने भी माजी में लीडर्स गुजरे उन्होंने अपनी प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करने की कोशिश की। भुट्टो साहब ने उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे की। शहीद बीबी अपनी सारी जिंदगी, उनकी जो सियासत थी वो इसी कॉन्ट्रडिक्शन के हवाले से थी। तो जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे कि इस मुल्क को चलाना किसने है, इस मुल्क को एस्टैब्लिशमेंट ने चलाना है या इस मुल्क को सिविलियंस ने चलाना है, जब तक हम इस कॉन्ट्रडिक्शन को तैयार नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चल सकेगा। अगर आपके घर के अंदर 2 वसतुल्लाह खान साहब होंगे तो आपका घर नहीं चलेगा। मेरे घर के अंदर 2 मुस्तफा होंगे, घर नहीं चलेगा। 2 ज़रार होंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। लेकिन कोई भी सियासतदान हो, लेफ्ट का या राइट का, मौजूदा या नजरियाती या गैर नजरियाती, क्या आपको लगता है कि ये सब के सब बेसब्रे होते हैं? इसलिए जो है इनको लॉन्ग टर्म चीजें नजर नहीं आती, उसी शॉर्ट टर्म हवाले से कि फौरी तौर पे कोई ना कोई फायदा मिल जाए या दूसरे की नाक रगड़ दी जाए, इसी के गिर्द सारी पॉलिटिक्स घूम रही है। खान साहब, ना सिर्फ बेसब्रे होते हैं बल्कि माजरत के साथ लालची भी होते हैं जी। इसके अंदर लालच का अंसर जरा ज्यादा नुमाया है। पावर पॉलिटिक्स हमारी, उसके जो बेनिफिट्स जो मिलते हैं उसकी तरफ ज्यादा नजर होती है। और जाहिर बात है सब्र भी एक पहलू, लेकिन अब सियासतदानों को भी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए कि अपनी उस बेसब्री में और उस लालच में हम अपने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा बैठे हैं कि अब चीजें संभालने के लिए हमें अपनी सियासी खौल से बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये सियासत जो है, इस क्राइसिस से अगर हमने निकलना है तो ये सियासतदानों की बस की बात नहीं है। ये इसके लिए आपको स्टेट्समैन चाहिए होंगे कि जो अपनी अना से भी बाहर निकले, अपने मुफादात की सोच से भी बाहर निकले, जो एक हुकूमत के अंदर मौजूद होने का जो एक लालच होता है उससे भी बाहर निकले। वो जिस तरह कहा जाता है कि सर सलामत टोपी हजार, कि हम ये इक़्तिदार की जो म्यूजिकल चेयर है हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं। आपके ख्याल में क्या इतना वक्त रह गया है, पानी सर से गुजरा तो नहीं है? मेरा नहीं ख्याल खान साहब। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुझे तो यही 4-5 और मैक्सिमम 6 महीने ये तीनों क्राइसिस जो कन्वर्ज हो रहे हैं, और उसके अंदर से सबसे जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रैक्टिकली इनइफेक्टिव हो चुका है, पॉलिटिक्स टर्मोइल का शिकार है, और इकोनॉमी जिसके साथ हर इस मुल्क के आदमी की मुस्तकबिल खुशहाली जुड़ी हुई है, उसका कोई हल नहीं हमारे समझ में आ रहा। ये सब चीजों को हल करने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं रह गया। जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम शायद सितंबर अक्टूबर तक इस सूरत हाल को मजीद जारी रख सकेंगे, इसके बाद हम नहीं जारी रख सकेंगे। अगर ये हुकूमत एक पॉलिटिकल बजट देती है, ट्रांच तो हमें नहीं मिल रही, वो तो अब किस्सा खत्म हो चुका, तो उस पॉलिटिकल बजट के नतीजे में जो 2 धेले की जो स्पेस है वो भी खत्म हो जाएगी। और आने वाली जो हुकूमत है, अगर वो नया प्रोग्राम IMF के साथ साइन नहीं करती, IMF का जो अभी रवैया है, तो वो रवैया 3 महीने बाद कैसे तब्दील होगा? तो वो प्रोग्राम ना मिलने की सूरत में आप सितंबर अक्टूबर से आगे शायद अनफॉर्चुनेटली ना जा सके। ये तो सारे इकोनॉमिस्ट इस बात पे अपना इजहार कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ टाइम, और पाकिस्तान एक ब्रिंक पे खड़ा है। इसको रेस्क्यू करने के लिए हमें अपनी ईगोज को साइड पे रखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ डायलॉग को इनिशिएट करना पड़ेगा, और अपने इस हॉल से बाहर निकल के इस मुल्क के 23.5 करोड़ लोगों को बचाना पड़ेगा, जो कि हम
नाकाम काफी हद तक हो चुके हैं बचाने में। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब। जिस तरह क्राइसिस मुसलसल चल रहा है, आपकी ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। एक तो होती है ऑप्रेस्ड कम्युनिटी और एक होती है ज़मीन से लगी हुई कम्युनिटी। मैं जिस कम्युनिटी की बात अब करना चाह रहा हूँ वो शायद ज़मीन से लगी हुई कम्युनिटीज़ में भी शायद नेक्स्ट लेवल पे है, हर एतबार से, समाजी एतबार से, माशी एतबार से और क़ानूनी एतबार से। आप अपनी मर्ज़ी से इन्हें जो चाहें कह लें, इंटरसेक्स कम्युनिटी कह लें, ख्वाजा सरा कह लें, हिजड़ा कह लें, या फिर कुछ भी ना कहें और आराम से गुजर जाएं। रीज़न ये है आज डिस्कस करने का कि पिछले हफ्ते, बल्कि 3-4 दिन पहले 19 मई को वफाकी शरीयत अदालत के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस डॉक्टर मोहम्मद अनवर और जस्टिस खादिम हुसैन, 2 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया। उनकी अदालत में ट्रांसजेंडर एक्ट मजरिया 2018 चैलेंज किया गया था और इसे कहा गया था कि ये शरीयत के मुनाफी है और अगर ये एक्ट कानून बन जाता है, नाफिज हो जाता है, तो इससे मुल्क में उरियानी, फहाशी, बेरा रवी हर तरह की चीज़ फैल सकती है। तो उसमें उन्होंने फ़ैसला दिया अदालत ने। अदालत का जो फ़ैसला है वो 108 सफ़हात पर मबनी था और इसका जो अगर मैं जिस्ट निकालूँ तो वो कुछ यूँ बनता है कि ट्रांसजेंडर की तारीफ़ से मुतल्लिक़ जो एक्ट के सेक्शन 2, ट्रांसजेंडर की शनाख्त से मुतल्लिक़ सेक्शन 3 और जायदाद में हिस्सेदारी से मुतालिक सेक्शन 7 को बाज़ शिकों को कुरान और सुन्नत के मनाफी करार दे दिया गया है। इस तफसीली फ़ैसले में कहा गया है कि पैदाइशी जिन्स को खुद साख्ता शनाख्त से नहीं बदला जा सकता। यानी अगर आप पैदाइशी ख्वाजा सरा हैं या हिजड़े हैं तो वो एक अलग बात है और ये एक बायोलॉजिकल हकीकत है और इस लिहाज से इन्हें वही हुकूक हासिल हैं जो किसी मर्द या औरत को हासिल होते हैं। लेकिन अगर आप एक खुद साख्ता शनाख्त इख्तियार करते हैं कि जी मैं अंदर से तो ख़ातून हूँ लेकिन मेरा जुस्सा जो है वो मर्द वाला है, लिहाजा मैं चेंज करवाना चाहता हूँ या करवाना चाहती हूँ, तो ये इसकी इजाज़त नहीं है। जिस हैत में आपको फितरत ने पैदा किया है आपको उसी हैत में रहना है। और अदालत ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा कि ये जो बैक वक्त कई तरह की इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई इस एक्ट में, जैसे इंटरसेक्स, ख्वाजा सरा या हिजड़ा, असल में इसने कन्फ्यूजन पैदा किया है। कहीं किसी टर्म को किसी और मतलब के लिए इस्तेमाल किया गया है, कहीं किसी और मतलब के लिए। और फिर इस फैसले में ये भी कहा गया है कि कोई शख्स ऑपरेशन के ज़रिए अपनी जिन्स नहीं बदल सकता, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती और ये सिर्फ नागुज़ीर तिब्बी वजूहात या जान बचाने के लिए ही पॉसिबल है या जायज़ है और किसी शख्स को महज उसके अंदरूनी जज्बात के तहत तब्दीली जिन्स की या अपनी शनाख्त तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर ये इजाज़त दे दी गई तो इसके संगीन मजहबी, क़ानूनी और समाजी नताइज निकल सकते हैं। मसलन फिर अदालत ने एक मिसाल भी दी कि फ़र्ज़ करें कि कोई साहब हैं, वो ये समझते हैं कि वो अंदर से ख़ातून है तो वो अपना ऑपरेशन करा लेते हैं, या ऑपरेशन नहीं भी कराते तो वो अपनी शनाख्त तब्दील कराने के लिए दरख्वास्त दे देते हैं और अगर क़ानून में गुंजाइश हो कि उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली जाए तो फिर होंगे तो वो मर्द ही, लेकिन ख़वातीन के झमघटे में जब जाएंगे तो ख़वातीन इनसिक्योर हो सकती हैं और इस तरह के क़ानून का जो समाज दुश्मन अनासिर हैं या रेपिस्ट हज़रात हैं वो जिनसी जराइम के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने इस फैसले को ज़ाहिर है मुस्तरद करते हुए उसे चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंसानी हकूक़ की सरकर्दा तंजीम है उसने भी कहा है कि ये जो इस पर नज़रसानी की जाए और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने यह भी कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें भी अपने तौर पे इस फ़ैसले को चैलेंज करें, इसलिए कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है।
हमारे साथ एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हिना बलोच साहिबा इस वक्त मौजूद हैं। वो कराची का जो मूरत मार्च है उसकी ऑर्गेनाइज़र भी रही हैं और समाजी लिहाज से भी खासी एक्टिव हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस साहिबा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अदालत के फ़ैसले की बुनियाद है कि जो नेचुरल शनाख्त है, पैदाइशी शनाख्त, वो तो ठीक है, लेकिन जो एडॉप्टेड शनाख्त है वो जो है खिलाफ शरा है, और आपकी नेचुरल शनाख्त को अगर आप एडॉप्टेड शनाख्त में तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो ये भी जायज़ नहीं है। उसकी बुनियाद पे ये सारा फैसला आया है। ठीक सर, मुझे इस सिलसिले में पहली बात तो ये कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया कि हम इस पे अपने कंसर्न्स वॉइस कर सकें, और उसी के साथ साथ मुझे इस पे ये बात रखनी थी। ख्वाजा सरा कम्युनिटी ये समझती है कि ये जो फैसला है ये जजेस की नाकिस या कम इल्मी की बुनियाद पर है। दे आर टोटली डिवॉइड ऑफ एनी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ख्वाजा सरा कम्युनिटी ऑफ साउथ एशिया। मुझे ये भी लगता है कि इस फैसले के हवाले से जजेस ने ये तय किया कि वही काजी, मुंसिफ, डॉक्टर, माहिर नफ्सियात सब बन गए। और जहाँ तक जो ये एक नैरेटिव दिया जा रहा है इंटरसेक्स लोगों का, पहली बात तो ये ख्वाजा सरा इज एन अम्ब्रेला टर्म। हमारा कल्चर मगरिब से नहीं मुतासिर, हमारी अपनी 4-4,500 साल पुरानी एक कदीम तारीख है हमारी कम्युनिटी की। हम हिंदू मत में और इस्लाम आने के बाद मुसलमानों में वेल एसिमिलेटेड कम्युनिटी। इसी तरीके से जो है हम लोगों की कम्युनिटी में, चाहे वो हिजड़ा कहते हैं या ख्वाजा सरा या किन्नर, हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है वो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर्स दोनों तरह के लोग होते हैं। सेक्स लोग बहुत कम हैं, ट्रांसजेंडर्स जो है वो मेजॉरिटी में है। इसी तरीके से पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जब बच्चा इंटरसेक्स पैदा होता है, पिछले जमानों में तो उस बच्चे को लावारिस छोड़ दिया जाता था और फिर वो हिजड़ा में पलता था। अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि इंटरसेक्स बच्चों की ऑपरेशन, ये भी बहरहाल एक मसला है, इंटरसेक्स बच्चों के ऑपरेशन उनकी इजाजत के बगैर माँ बाप करवा देते हैं और वो एक बाइनरी जेंडर में चले जाते हैं। अच्छा, नहीं, ये तो आपने एक साइंटिफिक बात की ना। मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, लेकिन एक वक्फे के बाद दूसरे हिस्से में वक्फा ले लीजिए। जी, तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर राइट्स की, और जो हमारा एक लॉ पास हुआ था, एक ज़बरदस्त लॉ था, उससे उसकी बाज़ शिकों को वफाकी शरई अदालत ने कहा है कि ये इस्लाम से मुतसादिम है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं हिना बलोच। हिना, ये बताइएगा कि पहले जो बात हो रही थी, जो वसत साहब ने भी आपसे सवाल किया कि ज़ाहिर है कि वफाकी शरई अदालत का जो फ़ैसला है वो एक मजहबी आईने से हर चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप कह रही थी कि जो सिनफी शनाख्त है या जिनसी शनाख्त है उसका मेडिकल पहलू है, उसका एक इमोशनल पहलू है, जज्बाती पहलू है, साइकोलॉजिकल भी है। आप ये कह रही थी कि जो बच्चे इंटरसेक्स पैदा होते हैं, अब साइंस ने तरक्की कर ली है, वो बाइनरी यानी कि या वो मेल या फीमेल हो सकते हैं और ये उनका राइट है कि उनको होना चाहिए। जब आप अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो हाउ विल यू इंश्योर कि वो जो और आला अदालत है वो ये साइंटिफिक और दूसरे पहलू जो हैं पूरी दुनिया में जो इस पे जो आगे काम हुआ है वो उसको ऑन बोर्ड लेते हैं या नहीं? देखिए, अभी इस पे हमारी कम्युनिटी जो है वो सर जोड़ के बैठी है, और जब हम अपील में जाएंगे, जाहिर है हर बात अभी हम उस तरीके से नहीं बता सकते, मगर मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये साइंटिफिक, बायोलॉजिकल, रैशनल, उसके अलावा इस्लामी तौर पे भी जो है ये फैसला एक मजे का खेज फैसला है। क्योंकि अगर हम इस्लाम की भी बात करें तो आपका जो बरादर इस्लामी मुल्क ईरान, उसको मुस्लिम दुनिया के अंदर जेंडर अफर्मिंग सर्टिफिकेट का हब कहा जाता है। वहां पे तो मौलाना हजरत डायरेक्टली रूल कर रहे हैं पूरे मुल्क को। तो अगर ये इस तरह का मसला होता हलाल और हराम का, तो ट्रांसजेंडर लोगों को ईरान जैसी इस्लामी रियासत, जो आपका बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है, वो ये हुकूक क्यों देता कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जिन्स का तयन करके अपनी जिंदगी गुजारें। ये एक इज्तिहादी मसला है। हमारे जजेस का जो फैसला है, हम ये समझते हैं कि ये बददयानती पे मबनी है और कम इल्मी पे मबनी है। ना सिर्फ ये साइंस और किसी भी तरह की अकली दलील के खिलाफ फैसला है, बल्कि ये इस्लाम के उसूलों को वाज़े तरीके से खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ, बगैर तहकीक के पढ़े गए ये फैसला दिया गया है। और जो
मुखालिफ पार्टी थी, जो राइट विंग की जो रजती फोर्सेस थी, उनको खुश करने के लिए, उनको अपील करने के लिए एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को जो है वो चलती बस के आगे धक्का दिया गया है, ताकि हमें स्केपगोट करने की कोशिश की गई है। और हम इसी सिलसिले में हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो आप जा रहे हैं, मगर शाहजेब का सवाल ये था कि ये जो फैसला आया है इसमें भी उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ अपनी सवाबदीद से काम नहीं लिया, बल्कि हमने जो सीनियर कानूनदान हैं MS क्यूरी, उनसे कंसल्ट किया, हमने माहिरीन से कंसल्ट किया और फिर इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो नेचुरल लोग हैं, कम्युनिटी है, और जो एडॉप्टेड कम्युनिटी है उसमें फ़र्क होना चाहिए। देखें, ये फर्क जो है पहली मर्तबा इस खित्ते में कॉलोनियल राज के साथ, ब्रिटिश राज के साथ गोरा लेकर आया था, विक्टोरियन मोरालिटी के साथ। ये हमारे आज का फर्क नहीं है। हम लोगों को इसी खित्ते में मुगल कोर्ट्स में, निजाम ऑफ हैदराबाद के कोर्ट्स में, हमें अवध के नवाबों के कोर्ट्स में बड़ी इज्जत दी गई थी। ये पहली मर्तबा ये गोरे ने हमारे साथ किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी वही लेकर आया था। मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त ये जो जितनी भी जो उनकी रिसर्च है या जिन जिन लोगों से इन्होंने रिजू किया है, क्या जो लोग दहशतगर्द भी होते हैं, क्या उनमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं होते, उनमें पढ़े लिखे लोग नहीं होते, क्या वो जाहिल होते हैं? इसी तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसे हम हिजड़ाफोबिक या ट्रांसफोबिक नैरेटिव कहते हैं, जो कि एक इंडिजिनस कम्युनिटी के खिलाफ जो है गोरा तैयार करके गया था। ये उसी की कॉलोनियल लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो ये फैसला है, ये पूरा एक तरीके से कॉपी पेस्ट कह लें या एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है हिजड़ाफोबिया की, जिसे इन्होंने आजकल जो वेस्ट में, यूएस में जो ट्रांसफोबिक बिल्स टेबल किए जा रहे हैं, वहां के राइट विंग से मुतासिर होकर इन्होंने यहाँ पे ये फैसला दिया है। ये एक ग्लोबल राइट विंग कैंपेन है जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के खिलाफ चल रही है, चाहे उनमें ट्रांसजेंडर्स हो, चाहे उनमें जहां मुसलमान अकलियत में है वो हो या कोई भी हो। और ये उसी के इसकी जो रूट्स है, इसकी जो जड़ें हैं वो वहीं जाके मिलती हैं। जहां तक बात इस बात की है कि जो पैदाइशी है और जो पैदाइशी नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अख्तर बलोच साहब मरहूम, जो कि एक सहाफी थे, डॉन के लिए काफी उन्होंने शूट भी किया है, तो वो एक स्टोरी कवर करते हैं सिंध के ही जो है सिंध की ही, जहाँ पे एक हिंदू बॉर्न एक लड़का जिसका नाम सुखदेव था, जो पार्टीशन के बाद इंडिया चले गए, लेकिन उसके बाद उनका वहां दिल नहीं लगा तो वो अपने घर वालों को छोड़ के अकेले वापस आ गए। वो सारी जिंदगी इसी सिंध में रहे, इसी सिंध में पले बड़े। उसके बाद उनके अंदर फेमिनिन ट्रेट्स थी। उन्होंने जो है सफेद कपड़े पहन के लोगों के घर पे दुआएं देना जाना शुरू कर दी, और टोली जैसा हमारी जुबान में कहते हैं। फिर उनका नाम सिंध के ही लोगों ने रख दिया माई सोहनी फकीर। और उनका जो प्यार है वो उनकी जो कब्र है, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जब उनका इंतकाल हो तो उनकी कब्र जो है वो सैयद आरिफ शाह बुखारी का जो मज़ार है, जो कि एक सूफी बुजुर्ग हैं सैयद, उनकी कब्र के साथ जो है, या उनके अहाते में उनके मज़ार की उनकी कब्र हो, तो उसी ख्वाजा सरा को, उसी हिजड़े को, उसी शख्स को जिसने अपना नाम सुखदेव से तब्दील करके सिंध के समाज ने जो है माई सोहनी फकीर रख दिया था। ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी सिंध के वासियों को, उस इंसान को, कि मैं शी या हर हूँ और मैं ही हिम नहीं हूँ। और जो है अच्छा हिना ये बताइए कि जाहिर है कि अब ये फैसला आ गया है, तो कोई ऐसी सूरत निकल सकती है कि इस फैसले में आपको जो रिजर्वेशंस हैं वो किसी तरह अपील में शामिल की जाएं, या आप चाहती हैं कि एज इट इज ही जिस तरह एक्ट पास हुआ था उसी तरह रहना चाहिए? देखें, हम बात करने को तैयार हैं। कानून के अंदर अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर कुछ मसले हैं तो हमें उसमें मसला नहीं है कि वो लेकिन ये इतना लंबा जो फैसला आया है, सिंध के जो ख्वाजा सराओं ने जो केस किया था, जो पेटिशनर्स बने थे, हमारा तो मौक़िफ़ उसमें कोट भी नहीं किया, हमारे तो नाम भी नहीं लिखे, ना उसके अंदर शहजादी का नाम है, ना उसके अंदर मां बिंदिया राना का नाम है, ना उसके अंदर हमारी लॉयर सारा मलकानी का कोई जिक्र है। उन्होंने तो सिंध की जो अपनी पूरी फकीरी कल्चर की हिस्ट्री है उसको उन्होंने रद्दी के टोकरे में फेंक दिया इस अदालत ने। तो हमें ये समझ में नहीं आता। और मुझे एक ये बात भी करनी है कि ये जो जजमेंट है ना, इसने सिर्फ हमें हमारा राइट टू जेंडर आइडेंटिटी डिनाई नहीं किया है। इस जजमेंट ने
ने ये इस बात से भी इनकार किया है कि हमारी अपनी एक सूफी हैसियत है, हम एक सूफी कम्युनिटी भी है, हमें हमारा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम भी डिनाई किया गया है इस वर्डिक्ट के अंदर। बिल्कुल ठीक हमारी है, आइडेंटिटी को हिना एजेंसी दोनों तौर पर मारा गया है। आपका मौक़िफ़ आ गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम कम है, हमें आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन आपकी बात आ गई कि जिस कम्युनिटी का मसला है उनका पॉइंट ऑफ व्यू जब आप नहीं लेंगे ऑन बोर्ड तो आप बेहतर फैसले कैसे करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि ये मामला जाएगा। बहरहाल इस मामले पे आगाही ज़रूरी है कि ये कम्युनिटी किस तरह से रिप्रेशन सहती हुई आई है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही अपने हुकूक के लिए, फिर भी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है आज प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।